नमस्कार। शब्द विन्यास 666 पर आप सभी मित्रों का पुनः पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कहानियों की इस श्रृंखला में आजकल हम सुन रहे हैं कमलेश्वर जी की एक रचना, एक अश्लील कहानी। अभी तक आपने कहानी का प्रथम अंक सुना है। आज हम कहानी का दूसरा और अंतिम अंक सुनने वाले हैं। कहानी का अंत मानव मस्तिष्क को झंझोड़ के रख देने वाला है। नग्नता की उग्रता की परिणति श्रद्धा के फूल में ही हो सकती है। यही उसकी नियति है, जिसका कोई तोड़ नहीं हो सकता। यही मानव स्वभाव है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो सुनना प्रारंभ करें। चंद्रनाथ में इधर बहुत अंतर आ गया था। अनजाने ही वह कुंती के पति की आलोचना करने लगता। वह जुआरी है, सुबह से रात तक जुआ खेलता है और जाने कितने ऐब उसमें होंगे। पीता भी होगा। कभी पत्नी से ठीक तरह बात करते नहीं देखा। मुझे तो शक होता है कि यह उसकी बीवी है भी या नहीं। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैंने कहा तो चंद्रनाथ के चेहरे पर वहशी चमक बिखर गई। अपने हाथ से माथे के बाल झटके से हटाते हुए बोला, मैं इस औरत को लेकर भाग जाऊंगा। मैं स्तब्ध रह गया। एक क्षण बाद मैंने स्थिति को भांपने के लिए पूछा, कभी मिलना जुलना हुआ है कि बस यूं ही? मिलने जुलने की कौन सी जरूरत है? कहते हुए वह उठकर टहलने लगा। उसने कभी मेरी तरफ देखा भी नहीं। ना देखे, पर मैं एक दिन इसे डाकुओं की तरह घर से उठा ले जाऊंगा। किसी औरत को यह हक नहीं कि वह अपनी जिंदगी यूं ही खराब कर दे। जो उसे पाना चाहिए उसे वह नकार दे। इससे तुम्हें क्या? वह क्या पाती है क्या नहीं, यह तुम्हारा मसला नहीं है। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचने के लिए स्वतंत्र है। ये सब बेकार बातें हैं। मुझे तुम लोग सीख मत दिया करो। वह मुझे नहीं चाहेगी ना सही, वह मेरी नहीं होगी ना सही, पर जो मुझे चाहिए वह मैं लेकर रहूंगा। पुलिस में दे देगी बस। वह अपने से कह रहा था और उसके हाव भाव और चेष्टाओं में भीषण और असुंदर संकेत उभरते जा रहे थे। उससे ज्यादा बात करने का मतलब होता शालीनता की सीमा से बाहर चले जाना। अभी वह बहुत लगाम लगाकर बात कर रहा था। किस क्षण उसके भीतर की दबी हुई गंदगी फूट पड़ेगी, यह कहना कठिन था। फिर भी उसने बुनबुदाने के अंदाज में कुछ बहुत ही अशोभन और कुत्सित बातें कह डाली, जो उसकी जबान से नहीं निकल पाई। वे हाथों के इशारे से प्रकट हो गईं। दोनों मुट्ठियां बांधे और दांत भींचे हुए वह कठोर कदमों से कमरे में पागल जानवर की तरह चक्कर काटने लगा। उसकी समस्त इंद्रियां केवल एक ही बिंदु पर केंद्रित थीं, कुंती, हाड़ मांस की कुंती। उसकी कनपटियां रह रहकर तमक रही थीं और बालों के नीचे माथे पर पसीने का गीलापन चमक रहा था। चक्कर काटते हुए जब उसकी परछाई दीवार पर पड़ती तो उसके व्यक्तित्व की भयानकता और भी बढ़ जाती। उस रात वह बहुत परेशान रहा। खाट पर पड़े पड़े उसकी नसें फटती रहीं और वह करवटें बदलता रहा। सुबह उसका चेहरा फूला फूला और मुख पर बेहद सूखापन था। आंखों के नीचे काले घेरे दिखाई दे रहे थे। नाखूनों की किनारियों पर सफेदी की लकीरें थीं। लगता था कि वह किसी लंबे सफर से लौटा है। मुंह
सोने के बाद उसके चेहरे की खुश्की और बढ़ गई थी। बार बार वह जीभ फेर कर अपने सूखे हुए होठों को तर कर रहा था। पैंट पर पेटी बांधकर वह 7:30 बजे से खिड़की पर खड़ा हो गया था। हाथ में पेंसिल थी जिसे वह ब्लेड से लगातार छीलता जा रहा था। घोर अकुलाहट से भरा हुआ दिन तो घटनाहीन बीत गया, पर उसके बाद वह और भी परेशान नजर आने लगा। उसके शरीर की स्फूर्ति और आंखों की बुद्धिमत्तापूर्ण चमक लुप्त हो गई थी। उन आंखों में जैसे पशुता भरी मूढ़ता और जंगलीपन समा गया था। उसका सुंदर चेहरा बिगड़ गया था। रात को वह गहरी नींद सोने का आदी था। वह नींद कहीं दूर उड़ गई थी। एकाएक चौंक कर वह जाग जाता और काफी देर तक कमरे में चक्कर काटता रहता। अभी तक वह अपने कपड़े लापरवाही से इधर उधर अलमारी के कोनों या बक्सों पर लटका या फेंक दिया करता था। अब वे कोने में रखे होलडाल की जेबों में रखे जाने लगे। वह अपने पहने हुए कपड़े बहुत एहतियात से छिपा कर रखता। रात में अचानक कभी उठता तो चोरों की तरह मुझ पर निगाह डालता। बड़े साथ साथ कर कदम रखता, अपने बक्स के पास पहुंचता, आहिस्ता से उसे खोलता और पैजामा बदलकर फिर लेट जाता। पंजों के बल चलकर वह पहना हुआ पैजामा कहीं इधर उधर संभाल कर रख दिया करता था। अपने कपड़े भी उसने मेरे धोबी को देना बंद कर दिए थे। एक अखबार में सारे कपड़े लपेटकर वह हर हफ्ते नई वॉशिंग कंपनी में दे आता। उसकी बातों की वह तेजी और चाल की अल्हड़ स्वाधीनता खो गई थी। सुबह खाट पर पड़े पड़े वह अंगड़ाइयां लेता, श्लथ और थके कदमों से उठकर इधर उधर के काम करता। इतवार के दिन अकस्मात कुंती के घर में कुछ हलचल दिखाई दी। चंद्रनाथ सुबह 7:30 से 9:30 तक खिड़की की दरार से आंखें फाड़े देखता रहा, पर वह नहाने नहीं आई। धीरे धीरे जब वह एकदम हताश हो गया तो मेरे पास आकर बोला, सामने वाले घर में कोई बात हो गई। क्या बात हो सकती है? क्यों, वह नहीं आई आज? मैंने पूछा तो उत्तर में चंद्रनाथ ने सिर हिलाकर ना कर दिया। आज उसका आदमी घर पर है शायद। मैंने बात को रेतनी चाहिए। अपनी खिड़की के पल्ले खोलते हुए चंद्रनाथ बोला, शायद है। देखो, आज ऊपर वाले कमरे भी बंद पड़े हैं, खिड़कियां तक नहीं खुली। कोई बात जरूर है, वरना ऐसा कभी नहीं हुआ। हो सकता है वह बीमार हो। फिर कुछ सोचते हुए उसने कहा, तुमने कुछ ऊंची ऊंची आवाजें नहीं सुनी? मैंने ध्यान नहीं दिया। उधर वाली गली में एक टैक्सी आकर रुकी थी, शायद किसी के जाने के लिए बुलाई गई थी। आधा घंटा रुककर टैक्सी खाली ही वापस चली गई। उसका आदमी घर से निकला था। टैक्सी वाले को खड़े होने के कुछ पैसे देकर वह तेजी से घर में लौट गया था। चंद्रनाथ चिंतापूर्ण ढंग से सब बातें बता रहा था। एक बार ऊपर वाले कमरे की खिड़की खोलने की कोशिश की गई, पर उसके पति ने झटके से उसे बंद कर चटकनी चढ़ा दी। आखिर खिड़की क्यों नहीं खोलने दी गई, अब मैं क्या बताऊं? कुछ खींचते हुए मैंने कहा। चंद्रनाथ ने मेरी खींच पर ध्यान न देते हुए बात जारी रखी। कुछ तेज तेज बातें भी हुई हैं। कुंती की आवाज मैंने सुनी, पर वह क्या कह रही थी नहीं समझ पाया। कोई बात है जरूर। कहकर वह चिंतातुर सा कमरे में चक्कर काटता रहा। हमारी यह बात हो ही रही थी
कि कुंती के घर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कुछ भी साफ नहीं सुनाई दे रहा था। बंद कमरे में उसकी और उसके पति की आवाजें गूंज रही थीं। गिरजे सा शांत वह घर अचानक कोलाहल से भर गया था। शायद कुंती ने खिड़कियां खोलने की कोशिश की थी, तभी उसके पति की आवाज सुनाई पड़ी। मोहल्ले वालों को सुनाना चाहती है मेरी इज्जत खराब कर लेगी। हट 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 यहाँ से। और खिड़की के बंद होते ही वह आवाजें फिर घुट गई थीं, जैसे किसी ने तेज बजते रेडियो का स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर कुंती की एक भयंकर चीख सुनाई दी। अब उसकी काफी ऊंची आवाज बाहर तक आ रही थी। मैं नहीं रहूंगी, अभी तेरी पोल खोलूंगी, तेरी एक एक बात दुनिया को बताऊंगी। तेरी। उसकी आवाज भर्रा कर रुक गई थी। तुझे रोकता कौन है? तू जा, चली जा, जहां जाना हो, पर शरीफ की बीवी है, शराफत से जा। अब शराफत का कौन सा सवाल रह गया? मैं नहीं समझती थी कि तू इतना जलील है, तू औरत पर हाथ उठा सकता है। वह चीखी थी। चंद्रनाथ के नथुने फूल आए थे। वह अपनी जगह खड़ा खड़ा कसमसा रहा था। उसके चेहरे पर खून छलछला आया था। उस शरीर के साथ ऐसी बेरहमी, उस संगमरमर के शरीर से भी कोई इस जंगलीपन से पेश आ सकता है? उफ, न जाने कहां कहां पर मारा होगा उसने। जिस तन से किरणें फूटती हैं और जो बदन अपनी ओर चुंबक की तरह खींचता है, जिसके पोर पोर को धीरे धीरे छूने के लिए मन ललकता है, जिसे बाहों में घेरकर बेसुध हो जाने को मन करता है, वह केले सा शरीर, उस पर इतना अत्याचार, ऐसी अमानुषिकता। अपनी आसीनें चढ़ाता हुआ वह बोला, आओ चलकर देखें जरा उस बदमाश को। हम जाकर क्या कर लेंगे, दरवाजे बंद हैं। मैंने जवाब दिया। दरवाजा तोड़कर नहीं घुसा जा सकता। आओ। वह बोला। नादानी नहीं करते, समझे? यह उनकी अपनी लड़ाई है। थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। वह उसी आदमी की गोद में सिर छिपा लेगी और वही आदमी उसे फिर प्यार करेगा, समझे? मैंने कहा तो चंद्रनाथ को बहुत बुरा लगा। वह मेरे कथन की चित्रात्मक स्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके भींचे हुए होठों से लगता था कि यदि कुंती ने उस आदमी की गोद में सिर छिपा लिया और उसने कुंती को फिर प्यार किया, तो अब चंद्रनाथ नहीं करने देगा। वह कुंती को उसकी गोद से निकालकर फेंक देगा। वह उन्हें साथ नहीं रहने देगा। वह उस पर अब किसी का अधिकार सहन नहीं कर पाएगा। उस शरीर पर किसी का कैसा भी स्पर्श बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। एक क्षण कुछ सोचने के बाद वह धीरे से मुस्कुराता हुआ बोला, होने दो लड़ाई, खूब होने दो, यहाँ तक हो कि वह उसे घर से निकाल दे। फिर वह जहाँ भी जाएगी मैं साथ जाऊंगा और उसे लेकर कहीं बहुत दूर चला जाऊंगा। वह अगर किसी रिश्तेदार के घर जाना चाहेगी तो नहीं जाने दूंगा। और उसी पागलपन की सनक में वह अपना सूटकेस संभालने लगा। मुझे तैयार रहना चाहिए। क्या बच्चों की तरह हरकतें करते हो? जानते नहीं हो, यह ऊंचे घराने के बिगड़े हुए आदमी का घर है। मैं उसे समझाना चाहता था। अगर ये लड़कर भी अलग होंगे तो बड़े कायदे से।
पति घर में बैठा बैठा देखता रहेगा और कुंती अपना सामान तैयार करेगी, अपनी मांग में चलते समय सिंदूर भरेगी, श्रृंगार करेगी। उसका पति उसे रुपए देगा। हो सकता है वह गुस्से में रुपए ना ले। फिर टैक्सी आएगी और एक नौकर साथ जाकर उसे घर तक छोड़ आएगा और इसके बाद वे बगैर एक दूसरे के लिए रोए हुए एकदम अलग अलग हो जाएंगे। ना वह आएगी ना यह बुलाएगा। उसकी ओर देखकर मैंने बात पूरी की। पहले जो टैक्सी आई थी वह इसीलिए आई होगी। मैं कह ही रहा था कि कुंती का पति नीचे बरामदे में दिखाई दिया। उसके कपड़े मलगुजे और अस्त व्यस्त थे। तेजी से वह इधर वाले दरवाजे पर आया और खोलकर बाहर गली में निकल गया। चलने से पहले उसने दरवाजे पर ताला लगाया और गुस्से में गली पार करके सड़क की ओर मुड़ गया। वैसे वह कभी भी इस पीछे वाले दरवाजे से नहीं जाता था, पर वह मुंह बचाकर निकल जाना चाहता था। 10 मिनट बाद ही टैक्सी फिर आई। गली की नुक्कड़ पर उसे रोककर वह धड़धड़ाता हुआ आया और ताला खोलकर भीतर चला गया। भीतर पहुंचते ही उसने कमरे का दरवाजा खोलकर सामान आंगन में फेंकना शुरू कर दिया। वह बेहद गुस्से में था। दौड़ा दौड़ा ऊपर गया। एक क्षण बाद कुंती को बाह से घसीटता हुआ लाया और चीखा, जो भी तेरा सामान हो उठा ले और मुंह काला कर। कुंती बाल बिखेरे गुस्से में भरी चुपचाप देखती रही। चंद्रनाथ कब उतरकर नीचे गली में चला गया यह मैं नहीं जान पाया। वह गली में तेज कदमों से चक्कर काट रहा था। हर क्षण ऐसा लगता था कि वह अभी तूफान की तरह कुंती के घर में घुस जाएगा। फिर क्या करेगा, किस तरह पेश आएगा, यह सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी कुंती चीखी, यह घर मेरा है, इसकी एक एक ईंट मेरी है, तो चला जा यहाँ से और फिर कभी इधर कदम रखने की जरूरत नहीं है। दांत पीसकर उसका पति पास पड़ी एक लकड़ी से उस पर वार करते हुए चीखा, बड़े आई है मकान वाली, निकल जा यहाँ से, एक दिन का तेरा नहीं है। मैं इसे बेचूंगा, रेहन रखूंगा, इसे खंडहर कर दूंगा। तुझसे मतलब, चली जा यहाँ से। और फिर जो दृश्य सामने आया वह भीषण था। पागलों की तरह रोती हुई कुंती चीखी, मेरा कुछ भी नहीं है। नहीं है, तिनका भी नहीं है। वह आदमी उसे मारता हुआ चीख रहा था। बड़ी ही कातर आवाज में कुंती रो पड़ी, मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए, सब बिगाड़ दे, तेरा सब छोड़ जाऊंगी, सब छोड़ जाऊंगी। छोड़ जा, सब उतार के रख दे, एक एक चीज उतार दे। और कुंती ने एक एक जेवर उतार कर आंगन में फेंक दिया। चलने के लिए जो चप्पल पैर में डाली थी वह भी झटक कर एक और फेंक दी। वह होंठ चबाता हुआ सब देख रहा था और कुंती शरीर की एक एक चीज उतार कर फेंकती जा रही थी। कांच की चूड़ियां तक टुकड़े टुकड़े होकर आंगन में बिखर गई थीं। वह सचमुच पागलपन की सीमा तक पहुंच गया था। बस एक ही बात उसके मुंह से निकलती थी, सब उतार दे, सब उतार दे। और उत्तर में अपने बदन की एक एक चीज फेंकते हुए कुंती चीख रही थी, ले ले, तेरी एक चीज जो इस बदन पर रहने दूं। इतनी चीख पुकार और भयंकर वातावरण के बीच
बड़ी ही मनहूस बेपर्दगी छाई सी लगती थी। मैं हतबुद्धि सा खड़ा रह गया और गली में चंद्रनाथ वहशियों की तरह चक्कर काटता हुआ लगातार घूम रहा था। उसके कदमों से गली गूंज रही थी, पर उस गूंज में दहशत भरी थी, कहीं कोई खून न हो जाए। अब कुंती दरवाजे के बाहर पैर रखने ही वाली है और चौखट के बाहर कदम रखते ही चंद्रनाथ उसे बाज की तरह दबोच लेगा। देहरी से बाहर आते ही उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाएंगे। यही तो चाह रहा था चंद्रनाथ। हो सकता है चंद्रनाथ और कुंती दोनों ही उसके पति के हाथों मारे जाएं। उस पर खून सवार है और चंद्रनाथ पर पाशविक वासना। मैं तुझे नंगा करके निकालूंगा। कुंती का पति क्रोध से कांपता हुआ चीख रहा था। तू मुझे जलील करना चाहती है? तुझे जलीलों की तरह गली में ना निकाला तो अपने बाप का नहीं। उतार साड़ी, ये तेरे बाप ने दी है। उतार साड़ी, निकल। और अब कुंती का पैर चौखट पर था। अभी एक कदम भीतर है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उस संगमरमरी शरीर पर सिर्फ एक साड़ी है। वह अपनी बाहें छाती पर भींचे हुए है। एक ओर की साड़ी खुलकर लटक गई है और उसकी चोट खाई पिंडलियां गाजर के गूदे की तरह चमक रही हैं। चंद्रनाथ लपक कर कुछ कदम आगे बढ़ाया। वह चीते की तरह उछलकर झपटना ही चाहता था कि ठिठक गया। कुंती के कदम अपनी देहरी पर अटक रहे हैं। वह बुरी तरह कांप रही है और बदहवा से चारों ओर देख रही है। उसने छाते पर अपनी बाहें और भी कड़ी कर ली हैं। पैर के फूटे हुए अंगूठे से खून बह आया है। क्रोध के आवेश में उसके पति ने उसे एक धक्का दिया और अटकता हुआ पैर संभालती हुई वह हाथों के बल जमीन पर आ गिरी। साड़ी का पल्ला छाती से सरक गया और उसका आधा शरीर नंगा हो गया। चंद्रनाथ पत्थर की मूर्त की तरह निश्चल खड़ा आंखें फाड़े देख रहा था। उसके पैर जड़ हो गए थे। कुंती संभलकर एक क्षण में उठी और गली में उतर गई। लपक कर उसके पति ने घिसटती हुई साड़ी का पल्ला पैर से दाब लिया और चिल्लाया, इसे भी उतार के जा, इसे भी। कुंती ने आग उगलती आंखों से उसे ताका। उतार दूं? उतार दे, चली जा। दोनों पसीने से लथपथ आग में जलते हुए कांप रहे थे। चंद्रनाथ को काठ मार गया था और एक क्षण बाद ही कुंती ने कमर से साड़ी खोलकर वहीं छोड़ दी और एक भयानक चीख मारकर वहीं घुटनों में अपना मुंह और छाती दबाकर निस्तब्ध हो गई। उसके बाल आगे पीछे बिखर गए थे। संगमरमर सा वह शरीर एकदम अनावृत था। सिर्फ कुंती की भयंकर पुकारें और दिल को चीरता हुआ रोने का स्वर सुनाई पड़ रहा था। चंद्रनाथ बाज की तरह झपटा। यह क्या किया? और उसने तत्काल अपनी कमीज उतारकर उसके सिर और नंगी टांगों पर डाल दी। उसके हाथ बेतरह कांप रहे थे, जैसे कुंती के शरीर का स्पर्श होते ही झुलस जाएंगे। वह कमीज भी ठीक से उसके तन पर नहीं रख पा रहा था। न जाने कैसी आग की लपटें उसके तन से फूट रही थीं कि चंद्रनाथ चौंक चौंक कर अलग हो जाता। उस बदहवासी में मैंने पास पड़ी खाट की दरी खिड़की से नीचे फेंक दी। चंद्रनाथ थरथराता हुआ हकला हकला कर बोल रहा था, इससे ढक लो, इससे ढक लो। और पागलों की तरह कुंती जोर जोर से सिर हिलाकर
नहीं नहीं करती जा रही थी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, इससे ढक लो। कहते हुए चंद्रनाथ ने वह दरी उसके ऊपर डाल दी। एक झटके में कुंती ने उसे फेंक दिया। मैं उतरकर नीचे पहुंच गया था। गली में बढ़ती हुई भीड़ देखकर चंद्रनाथ के हाथ पैर फूल आए थे। तू हट जा, तू हट जा, कुंती जोर से चीखी। चंद्रनाथ की समझ से सब बाहर हो गया था। बुरी तरह छटपटाता हुआ बोला, माँ, तुझे अपने बेटे की कसम, ढक ले माँ। और कोई रिश्ता उसकी समझ में नहीं आया था। यही तो आखिरी रिश्ता रह जाता है जिसे गैर भी अपना हो जाता है। और उस दरी से ढककर उसने कुंती को गठरी की तरह उठाकर दरवाजे के भीतर लुढ़का दिया। बाहर से सांकल चढ़ाकर वह विक्षिप्त की तरह दौड़ा हुआ अपने कमरे में आया और खिड़की की चटकनी चढ़ाकर मुर्दे की तरह खाट पे पड़ रहा था। पड़ा पड़ा वह घंटों रोता रहा। बहुत मनाया पर वह चुप ना हुआ। उस दिन से बात बात पर उसकी आंखें भर आती हैं। उसकी आंखों में हर समय बादल मंडराते रहते हैं। न मजाक सह पाता है न हंसी। बात बात में रो पड़ता है। मुझसे कहता है, कमरा बदलो, अब यहाँ अच्छा नहीं लगता। अभी आप सुन रहे थे कमलेश्वर जी की कहानी, एक अश्लील कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अपने विचार भी कहानी के बारे में कोई देना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट्स में हमें लिख सकते हैं। जो भी नए सदस्य चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कोई भी नई कहानी अपलोड होने पर उन तक तुरंत पहुंच सके। समान रुचि वाले मित्रों और परिवारजनों को ये कहानी आप शेयर भी कर सकते हैं। कहानियों और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित यदि कोई विचार, सुझाव, आलोचना या फरमाइश आपके पास हो तो उसे कमेंट्स के जरिए हम तक आने दें। इसके अतिरिक्त अपने पसंद की कोई कहानी, उपन्यास या अपने पसंदीदा किसी लेखक की कोई रचना अगर आप हमसे सुनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए विदा। शुक्रिया।